नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। अपनी निबंध सीरीज में आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। निबंध सीरीज काफी दिन से चलाई जा रही है, जो कि आपके यूपीएससी मेंस, पीपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम आपको विधिवत पूरा निबंध समझाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। टॉपिक हम वही लेते हैं जो कि आने वाले संभावित टॉपिक होते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी निबंध की सीरीज अच्छे से पूरी हो जाए और आप निबंध में कोई समस्या न फेस करो। मेंस के आंसर के लिए भी हम सीरीज चलाते हैं, जिसमें हम पूरा आंसर आपको समझाते हैं, पूरा टॉपिक लेके वहाँ भी विश्लेषण करते हैं। बाहर आप निबंध वगैरह के लिए अच्छी खासी फीस देते हैं, फिर भी आप जानते हैं कितना क्या होता है। यहाँ आपको कोई फीस नहीं देनी है, बस आपका काम ये रहेगा कि जो हम पढ़ाएं उसको आपको पढ़ते रहना है और 2-3 बार प्रैक्टिस भी करनी रहेगी। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपके पास शब्द अच्छे से हो जाएंगे। भाई, निबंध पूरा शब्दों का खेल है। शैली इसमें बहुत आवश्यक रहती है, भाषा शैली हमारी, वो भी हमारी प्रैक्टिस से आएगी। आपको बस 2-3 बार लिखना है। कोटेशन हम बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जिससे कि आप जब निबंध लिखें तो आपको आसानी से याद हो जाएं। होता क्या है कि जब आपके पास ज़्यादा कोटेशन होते हैं तो आप उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। निबंध हम आपकी आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा शब्दों का ही देते हैं, क्योंकि जब आप उसको लिखेंगे तो अपने आप कुछ शब्द आप भूल जाएंगे, कुछ चीज़ें आप भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका निबंध पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। कुछ चीज़ें निबंध में देखिए बहुत खास रहती हैं। टॉपिक हमें वही लेना है जिसमें हमें 60-70% का नॉलेज हो। ज़बरदस्ती का हम कोई टॉपिक नहीं लेंगे जिसमें हमें चीज़ें पता नहीं हो। डाटा यदि प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा सही होना चाहिए। डाटा हम घुमा के गुमराह करने वाला नहीं लेंगे। कोई भी टॉपिक हम बार बार उसमें रिपीट नहीं करेंगे कि निबंध में एक ही बात बार बार लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है, राइटिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। ये भी बहुत प्रभावी रहती है आपके निबंध में नंबर बढ़ाने में। निबंध आपका जो भी रहेगा 3 भागों में बटेगा, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना में हम निबंध के बारे में लिखते हैं 100 से 130 शब्द के बीच में। इसमें हम लिखते हैं कि ये निबंध किस टॉपिक पर है और लगभग इसमें हम क्या समझाने वाले हैं। मुख्य भाग में हम पूरी अपनी बात लिखते हैं और निबंध लिखते हैं। निष्कर्ष हमारा पूरे मुख्य भाग का निचोड़ रहता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरा निबंध हमारा टॉपिक के अंदर ही रहे। मतलब जैसे मान लो विकास पर्यावरण पर पूछा गया है, तो हमारा निबंध इसी पर रहे, इधर उधर की बातें इसमें ना हो। ये भी दिमाग से निकाल देना। कई लोग कहते हैं ना कि निबंध पढ़ा नहीं जाता। पूरा निबंध आपका पढ़ा जाता है, आपकी राइटिंग देखी जाती है, आपकी भाषा शैली देखी जाती है। तो दूसरों से बेहतर बनने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। जितना हो सकता है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप भी टॉपिक को सही से पढ़िएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप पूछिएगा। आपको यदि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर निबंध लिख दूंगा, समझा दूंगा। और ये कई लोग करते भी हैं जो पहले से रेगुलर जुड़े हुए हैं। बस आप अधिकारी बन जाओ, यही हमें चाहिए, चाहे आप पीसीएस के थ्रू बनो या यूपीएससी के थ्रू। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन, इसको पहले समझ के देखते हैं। पहले हम विकास के बारे में लिख लेते हैं, पर्यावरण के बारे में लिख लेते हैं, संतुलित कर देते हैं। इन दोनों के बारे में कुछ न कुछ ऐसा लिख देते हैं, चाहे नीतियाँ हो सरकारी, चाहे कुछ ऐसा लिख दें जो पर्यावरण पर प्रभाव डालता हो और हमारे विकास से संबंधित हो। ये ऐसे करके लिखेंगे तो हमारा उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। ये रफ बना लेना है दिमाग में कि हम क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। फ्रेम बना लेंगे तो आसानी से लिखते बन जाएगा। फ्रेम कैसे बनेगा वो भी तभी आएगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रस्तावना लिखते हैं, पृथ्वी हर किसी की जरूरत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं। मतलब पृथ्वी जो है ये जरूरत तो सबकी पूरी कर देगी, हमारी, आपकी, सबकी, लेकिन लालच किसी का नहीं पूरा कर सकती है। यह बात महात्मा गांधी जी ने कहा था। मानव सभ्यता के इतिहास को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रगति और विकास की चाहत ने मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण ने जीवन को सरल और आरामदायक बना दिया है, किंतु यह विकास पर्यावरण के लिए हमेशा अनुकूल नहीं रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, औद्योगिक प्रदूषण, वनों की कटाई और असीमित उपभोग ने आज
पृथ्वी के अस्तित्व को खतरे यानी संकट में डाल दिया है। ऐसे समय में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विकास और पर्यावरण में संतुलन स्थापित कैसे किया जाए। तो ये हमने प्रस्तावना लिख दिया जिसमें हमने बताया विकास और पर्यावरण के बारे में थोड़ी थोड़ी बात। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर। मुख्य भाग हम हेडिंग नहीं डालेंगे, बस हमें मुख्य भाग लिखना प्रारंभ कर देना है। बाकी हेडिंग भी छोटी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि जैसे आप मेंस में डालते हैं वैसे कोई बहुत बड़ी हेडिंग नहीं पड़ती है। विकास की अवधारणा। विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, सामाजिक समानता, रोजगार और जीवन के अवसर में सुधार सम्मिलित है। आधुनिक युग में विकास को जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन, शहरीकरण और तकनीकी प्रगति से जोड़ा जाता है, लेकिन यह विकास पर्यावरण को नष्ट कर दे तो यह अल्पकालिक सिद्ध होगा। देखो, जो हमारा विकास है, तो पहले तो हम भाई आर्थिक विकास की ही बात करेंगे ना। कोई भी देश है या कोई भी समाज है या कोई भी नगर है, उसको विकसित कब मानेंगे? जब वहाँ पर औद्योगिक या आवश्यक सुविधाएं हमारी सब पूरी होती हों, तभी तो हम उसको विकसित कहेंगे। यदि आवश्यक सुविधाएं नहीं पूरी मिल रही हैं तो विकसित कैसे कहेंगे? लेकिन वह क्या पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं है, ये विचार करने वाली बात होती है। पर्यावरण की इसमें क्या भूमिका होगी? हम पर्यावरण का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं। ये बात डेविड सुजुकी ने कहा था। पर्यावरण ही वह आधार है जिस पर मानव जीवन टिका है। जलवायु, मिट्टी, वन, खनिज जैसे संसाधन जीवन और विकास दोनों के लिए आवश्यक हैं। यदि यह संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो विकास की परिकल्पना ही निरर्थक हो जाएगी। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और उपजाऊ मिट्टी मानव अस्तित्व के मूल तत्व हैं। विकास और पर्यावरण के बीच टकराव क्या होता है? औद्योगिक क्रांति के बाद विकास और पर्यावरण का संबंध संतुलित नहीं रहा है। कुछ प्रमुख टकराव कैसे रहे हैं? जैसे औद्योगिकीकरण। इसमें क्या है? कारखानों से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु जल प्रदूषण का बड़ा कारण बने हैं। शहरीकरण यानी बढ़ती जनसंख्या और शहरों के विस्तार ने वनों और कृषि को नष्ट कर दिया है। खनन से क्या हुआ है? खनन उत्पादन से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। कृषि रसायनों का प्रयोग, अधिक उत्पादन की लालसा में रसायनों ने मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है। भारत की स्थिति इस बारे में कैसी है? भारत विशाल विकासशील देश है और यहाँ तेजी से आर्थिक वृद्धि हो रही है, लेकिन यह वृद्धि कई बार पर्यावरण की कीमत पर हुई है। उदाहरण क्या है? जैसे गंगा और यमुना जैसी औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित हैं। दिल्ली और कई महानगर प्रदूषण से जूझ रहे हैं। अरावली और हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई और अतिक्रमण हो रहा है। तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से कृषि प्रभावित हो रही है। तो ये चीजें क्या है? विकास के साथ साथ जलवायु को क्या नुकसान हो रहा है वो हमने देखा। ये आपके लिए निबंध सीरीज है, काफी निबंध पहले डाले जा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपका बेहतर प्रारूप मिलेगा, सटीक भाषा होगी, वाक्य रचना आपकी इससे सुधरेगी। करंट अफेयर ये संभावित रहता है उसमें, तो वो भी लिया जाता है जिससे आप एक बेहतर निबंध लिख सकें। चैनल बस सब्सक्राइब करना है, बाकी चीज़ें आपको खुद मिलती रहेंगी। यही हम मेंस के क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। संतुलन की क्या आवश्यकता होती है? सतत विकास वही है जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता न करे। ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट ने कहा था, उसमें ये तथ्य आया हुआ था। विकास तभी सार्थक है जब वह पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर किया जाए। यदि केवल आर्थिक लाभ देखा जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों की उपेक्षा की जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां संकट में होंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि देखो भाई, विकास आप चाहे जितना करो, लेकिन उसके साथ में पर्यावरण का ध्यान रखना है। जैसे एक गांव में मान लेते हैं 10 कार खरीद ली गई। 10 कारें अगर एक गांव में आ जाती हैं, पहले उस गांव में एक कार थी, अब उस गांव में 10 कारें हो गई। फिर वहां पर हमने कुछ पेड़ काट कर खेती भी करने लगे हम। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये 10 कारें आई तो इनको खड़ी करने के लिए हमने जगह भी बनाई, 10 जगह हमने बनाई। इसके बीच में कुछ पेड़ आ रहे थे, उनको भी हमने काट दिया। तो ये बताओ, इन 10 कारों का धुआं कौन बर्दाश्त करेगा? पेड़ तो हमने काट दिए। यानी उस गांव में भी प्रदूषण फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि गांव में प्रदूषण कम है, लेकिन नहीं, अब हम बराबर पहुंचा रहे हैं। विकास और पर्यावरण संतुलन के उपाय क्या हैं? जैसे सतत विकास, ऊर्जा उत्पादन में सौर, पवन और जल विद्युत जैसी नवीकरणीय स्रोतों को प्राथमिकता दी गई है। प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन पर नियंत्रण, हरित भवन और पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उपयोग। कुछ नीतियां बनाई गई हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, हरित
राष्ट्रीय हरित अधिनियम, इसको एनजीटी कहते, 2010 में बना था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। उद्योग और पर्यावरण, ग्रीन इंडस्ट्री की अवधारणा को बढ़ावा देना, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग करना, कृषि और पर्यावरण, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, जल संरक्षण तकनीकें जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई करना, पारंपरिक बीज और उर्वरक पद्धतियों का पुनः प्रयोग, समाज और जन सहकारिता यानी जन जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण और स्वच्छता आंदोलन, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल की आदतें। मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट हैं उनको हम रिसाइकिल करके फिर से यूज करने का प्रयास करें। वैश्विक दृष्टिकोण में देखते हैं तो पेरिस समझौता जो है 2015 में जो हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल यानी ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की पहल है ये। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हमने आपको पढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक पर्यावरण और विकास का संतुलन स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में चुनौतियां क्या हैं? जैसे तेज जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि होगी तो भाई सबको रहने के लिए चाहिए रहेगी, जगह चाहिए रहेगी, सबको साफ पानी, सबको साफ, ये सारी चीज़ें सबको तो चाहिए रहेगी। गरीबी और बेरोजगारी, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें चुनौती बनती है। ऊर्जा की बढ़ती मांग, ये आप ऐसे समझो, जैसे पहले मान लो एक घर में 3 लोग रहते थे, तो ऊर्जा, अगर हम बिजली वाली बात करें, 3 लोग रहते थे तो एक पंखे में काम चल जाता था। फिर हम थोड़ा अमीर आदमी हुए, फिर हम एक एसी लगा लिए। अब घर के लोग बढ़े, अब हमने 2 एसी लगा लिया। फिर और लोग बढ़े तो पंखा एसी हम सब चलाने लगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब हमारे पास थोड़ा और जगह मतलब ज़रूरत पड़ी तो हम एक मकान गाँव के बाहर बना दिए, फिर वहाँ भी हम ये सुविधा करने लगे। यानी ऊर्जा की हमारी मांग भी तो लगातार बढ़ती जा रही है। शहरीकरण और अवैध निर्माण, नीतियों के क्रियान्वयन में कमी। संभावनाएं इसमें क्या है? भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर क्षमता है, यदि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर काम करे तो। सौर और पवन ऊर्जा में भारत वैश्विक नेता बन सकता है। हरित कृषि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। स्वच्छ नदियों और हरित शहरों का सपना साकार होगा। अब हम निष्कर्ष लिखते हैं, ये तो हमने अपना निबंध लिख दिया, अब हम निष्कर्ष लिखते हैं। हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते, हम इसे अपने आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। ये नेटिव अमेरिकन कहावत है। विकास और पर्यावरण का संतुलन मात्र नीतियों का प्रश्न नहीं है, बल्कि जीवन शैली का भी विषय है। हमें अपनी सोच और व्यवहार को बदलना होगा। सतत विकास ही वह मार्ग है जो वर्तमान की समृद्ध और भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। यदि हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। हमारा जो अंत है ये भविष्य काल में होगा, पहले हमने बताया है, सुखद होगा, सकारात्मक होगा। किसी भी निबंध का अंत, हम इतनी उसमें नेगेटिविटी नहीं लिखेंगे, इतनी उसमें खिलाफ नहीं जाएंगे कि हमें एकदम लगने लगे कि यार हम ये क्या करने लगे हैं। तो ऐसे हमें नहीं लिखना है। तो यदि आपको ये निबंध पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, कुछ आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा, और लोगों को शेयर करिए जिससे और लोगों का लाभ हो। चैनल सब्सक्राइब करिएगा। यदि मेरी मेहनत आपको थोड़ा भी ठीक लग रही है तो आप कमेंट जरूर किया करिए। और देखो, कमेंट करो चाहे ना करो, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, पूरा ज़रूर पढ़ना। पूरा पढ़ने के बाद आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना। जल्दी ही हम आपके लिए कुछ ऐसा इंतजाम सोच रहे हैं करने का कि जो आप लोग निबंध लिखते हो इसको चेक करने का भी कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। विचार कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या संभव है, कितना हो पाएगा। और फिलहाल ये निबंध आप पढ़ो, मिलते हैं अगले निबंध के साथ। धन्यवाद।